तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा चैनल है ये एक पार्ट है हमारे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का, सही है। और इस चैनल पे हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो कि बच्चे कॉलेज में आ चुके हैं, सही है। इस चैनल पे मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मैंने स्टार्ट कर दिया था हमारे 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 4 जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले के जो 3 लेसन है वो भी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो जिन बच्चों ने देखा है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई भी लेक्चर कोई भी लेसन मिस कर दिया होगा तो जरूर से जाके उसे एक बार देख लेना, ठीक है। वो सारे के सारे डाउट्स आपके उस लेसन से रिलेटेड हर एक चीज क्लियर हो जाएगी वहां पे, सही है। आज से हम लोग इस लेक्चर में क्या देखने वाले, देखो आज हम लोग इस लेक्चर में मेनली डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, कैसे आगे चल के वो होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता देता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आप में से किसी भी बच्चों ने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाके उसे डाउनलोड कर लेना। अब फायदा क्या है डाउनलोड करने का, देखो वहां पे आप लोग को हर एक चीज के नोट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। आप लोग को वहां पे नोट्स मिलेंगे, सही है। साथ ही साथ आप लोग को वहां पे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आप लोग के लिए। सो आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। जितने क्वेश्चंस मिले, जितने क्वेश्चन पेपर मिले, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। साथ ही साथ हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे तो वहां पे भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आगे चल के, ठीक है, जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा। साथ ही साथ अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी डाउट है तो आप लोगों को तो पता ही है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे कोई बातें हैं तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आता है, अगर आपको सब समझ में भी आता है तो भी आप मुझे वहां पे आके बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक टीचर को और क्या चाहिए यार, उसके बच्चों को हर एक चीज समझ में आ जाए, बस इतना काफी है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का ये लेक्चर। देखो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, अगर मैं बात करूं इस ओवरव्यू के, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में दिखाया था ये ओवरव्यू, सही है, कि इस लेसन में हम लोग को कौन कौन सी बातें करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, वो मैंने आप लोग को बताया था। जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद डीएनए पैकेजिंग। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं हमारे लेक्चर नंबर 1, 2 में, सही है। आज का ये जो लेसन, आज का ये जो लेक्चर है, ये मेनली फोकस किया जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर, सही है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारी चीजें भी कवर करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। हम लोग ने लेसन नंबर 2 पढ़ा था, सही है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक में जाएंगे, वहां से फिर और आगे चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेसन नंबर 2 में पढ़ा था, देखो 2 गैमेट्स होते हैं, एक आपके फीमेल का गैमेट यानी एग सेल, सही है, और एक आपके मेल का गैमेट यानी स्पर्म। जब ये दोनों सेल फ्यूज होते हैं, यूनाइट होते हैं, ठीक है, तो यहां से एक सेल बनता है बच्चों, एक बड़ा सा सेल बनता है, जिस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, सही है। और इसी एक जाइगोट से, ठीक है, आपका पूरा का पूरा एक बेबी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक जो बेबी है, एक जो बच्चा है, वो पूरा का पूरा इस एक सेल से आगे चल के फॉर्म होने वाला है। इसका मतलब इस सेल के अंदर क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। हम लोग ने पढ़ा है, आप लोगों को भी पता होगा सेल डिवीजन के बारे में। मतलब इसके अंदर बच्चों माइटोसिस पे माइटोसिस चलेगी, सही है। इसके अंदर माइटोसिस पे माइटोसिस चलना स्टार्ट हो जाएगी और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मान लो ये आपका जाइगोट है, तो जब इसके अंदर माइटोसिस हुई तो यहां से 2 सेल बनेंगे, ठीक है, यहां से 2 सेल बनेंगे। अब इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो डीएनए होगा, ठीक है, इस सेल के अंदर कोई ना कोई डीएनए होगा। अब क्या ऐसा किया जाएगा कि ये डीएनए मैं इसको दे देता हूं और ये बिना डीएनए का घूमेगा? बिल्कुल भी नहीं यार, हमें दोनों को डीएनए देना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इस डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है, इस डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा, तभी मैं ऐसा ही सेम टू सेम डीएनए यहां पे भी डाल सकता हूं। एक और बात, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो जितने भी डीएनए हैं वो सबके सब एग्जैक्टली सेम होते हैं। अब आप लोग बोलोगे यार सर जो हमारा पैनक्रिया है वो तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, लेकिन हमारे बाल इंसुलिन नहीं बनाते। तो क्या इसका मतलब हमारे बाल और हमारे पैनक्रिया में भी सेम सेल है? बिल्कुल सेम सेल है, ठीक है। हमारे बाल के पास भी इंसुलिन का जीन है, सही है। देखो कैसे और कैसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, हमारे डीएनए में जीन होते हैं, सही है, हमारे डीएनए में जीन होते हैं। इन जीन से आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होता है और इन आरएनए से आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे।
अगला ही टॉपिक है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें, आप लोग को थोड़ी थोड़ी पता भी होगी कि डीएनए में जीन होता है, उस जीन से आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होता है और इस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो मान लो ये जो मेरा सेल, ठीक है, ये जो मेरा सेल है ये मैं पैनक्रिया का सेल है, ये मेरे पैनक्रिया का सेल है, ठीक है। और इस पैनक्रिया के पास यहां पे मान लो एक जीन है, ये जीन आगे चल के इंसुलिन बना रहा है, सही है। और अगर ये मेरे हेयर का सेल होगा बच्चों, तो इस हेयर के सेल के पास भी इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस हेयर के सेल के पास भी इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होगा। बस सीन ये है कि यहां पे ये जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहां पे ये जीन एक्टिव नहीं है। देखो पूरा का पूरा मामला होता है एक्टिवेशन का। जो भी जीन एक्टिव होगा वही उस टाइप के प्रोटीन बना पाएगा। अगर ये हेयर का जीन है तो यहां पे इंसुलिन का जीन एक्टिव नहीं होगा, यहां पे कैरेटीन का जीन एक्टिव होगा तो वो कैरेटीन बनाएगा। पेनक्रियाज में कैरेटीन का भी जीन है पर कैरेटीन का जीन एक्टिव नहीं है, दैट्स व्हाई वो कैरेटीन नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि वहां पे इंसुलिन का जीन एक्टिव है। समझ में आ रही बात। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबके पास सेम टाइप का डीएनए प्रेजेंट है एक्सेप्ट जर्म सेल। जर्म सेल की बात छोड़ दो, ठीक है, बाकी सारे सेल्स के पास सेम टाइप का डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब मुझे इस डीएनए के, मुझे ये जो डीएनए हमारे जाइगोट में था, इस डीएनए की एकदम सिमिलर सी कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एकदम सिमिलर सी कॉपी बनानी पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों सेल्स को बांट सकूं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसी के लिए होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसी चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है ताकि आगे चल के दो डीएनए फॉर्म हो सके, ठीक है, दो टाइप के डीएनए फॉर्म हो सके, सही बात है। अब देखो अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की, तो दोनों के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन दोनों के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो एकदम सेम है, ठीक है। दोनों के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है बच्चों वो एकदम सेम है, इसीलिए ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। हमें कोई भी पढ़ ले, चाहे आप यूकैरियोटिक का पढ़ लो तो भी आप प्रोकैरियोटिक का समझ जाओगे, दोनों के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो एकदम सेम है, क्लियर है, ठीक है। बस होता क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनका डीएनए ऐसे सर्कुलर होता है, हमारा डीएनए सर्कुलर नहीं होता, हमारा डीएनए ऐसे लंबा लंबा होता है ना, ठीक है, हमारा डीएनए ऐसे लंबा सा खिंचा हुआ रहता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है, आ जाओ डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मैंने यहां पे एक डीएनए बनाया, मान लो दिस इज अवर डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हम सबको पता है कि डीएनए के अंदर यहां पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, सही है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजनस बेसेस। मान लो यहां पे है ए टी जी सी ए टी, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसके अपोजिट क्या प्रेजेंट होगा। अगर आप लोग ने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि इसके अपोजिट हमेशा ए के अपोजिट क्या प्रेजेंट होगा, टी, टी के अपोजिट क्या प्रेजेंट होगा, ए, ठीक है, जी के अपोजिट क्या प्रेजेंट होगा, सी, ठीक है, सी के अपोजिट जी, यहां पे टी और यहां पे ए, सही है। ये आप लोग ने हमेशा कल वाले लेक्चर में पढ़ा है या फिर अगर आपने 9th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप लोग को याद आता होगा। एक और बात, हमेशा ए और टी के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, हमेशा ए और टी के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और हमेशा जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ये हम लोग ने कल देख लिया था, सही है। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो इस डीएनए को जब रेप्लिकेट करना है, ठीक है, इस डीएनए को अगर मुझे रेप्लिकेट करना है तो मुझे इस डीएनए को बच्चों खोलना पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है पता है कि ये नॉर्मल सा डीएनए का चेन है, सही है, और इससे यहां पे एक दूसरा डीएनए बन जाएगा, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब ये एक पैरेंट सेल, ठीक है, एक पैरेंट डीएनए, और इससे एक नया डीएनए बन जाएगा, इसको हम लोग डीएनए, ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता। देखो कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा ये आपका पैरेंट डीएनए है, सही है, ये बीच वाला मिटा देता हूं मैं, अभी ये वाला स्ट्रक्चर्स मिटा देता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है, दिस इज योर पैरेंट डीएनए। अब ये वाला जो स्टैंड है, इस स्टैंड के पैरेलल में एक दूसरी स्टैंड बन जाएगी, सिमिलरली इस स्टैंड के पैरेलल में एक दूसरी स्टैंड बन जाएगी, ऐसे चल के दो डीएनए बनता है। तो एक डीएनए ये हो गया, दिस इज वन डीएनए, ठीक है, एंड दिस इज अनदर डीएनए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे जो डीएनए है बच्चों वो कैसे, ऐसा नहीं होता कि ये दो डीएनए हैं, इससे आगे चल के दो दूसरे डीएनए बन गए, ऐसा नहीं होता।
यही जो एक डीएनए है बच्चों, ये स्प्लिट होगा दो पार्ट में, ठीक है। यही जो एक डीएनए था ये स्प्लिट होगा दो पार्ट में। अब ऊपर वाली जो स्टैंड थी उसको दूसरा स्टैंड मिल जाएगा, नीचे वाली स्टैंड थी उसको दूसरा स्टैंड मिल जाएगा। ऐसे टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है, इस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं बच्चों सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब इस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन या फिर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला? देखो सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्व करना मतलब क्या? बचा के रखना, ठीक है। जो चीज था वो कंजर्व हो गया। अगर मान लो ये आपका डीएनए है, अगर ये आपका पेरेंट है और इससे आगे चल के दो अलग अलग बन जाते हैं डीएनए, सही है, तो यहां पे तो आपका पेरेंट पूरी तरह से कंजर्व हो जाता ना। यहां से आपका पेरेंट, ये जो पेरेंट था ये पूरी तरह से कंजर्व हो जाता, तो ये पूरा कंजर्वेटिव था। लेकिन यहां पे देखो आपका पेरेंट सिर्फ आधा कंजर्व हुआ है। मतलब अगर हम लोग बात करें ये हमारा पेरेंट डीएनए था, इस पेरेंट डीएनए में इसको एक अलग स्टैंड मिल गया, इसको एक अलग स्टैंड मिल गया। मतलब आपका जो पेरेंट स्टैंड था वो आधा ही कंजर्व हुआ ना, आधा ही स्टैंड कंजर्व हुआ, बाकी का तो स्टैंड नहीं आ गया। समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। आधा ही कंजर्व हुआ है आपका पेरेंट डीएनए का चेन। यहां तक समझ में आया? यहां तक आई होप आप लोग को चीजें क्लियर हो रही होंगी, सही है। अब एक्चुअल में होता कैसे, आ जाओ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये सब कुछ मिटा रहा हूं मैं, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कर लिया? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब इस चीज को मिटाता हूं। अब यहां पे मैं एक स्टैंड बनाता हूं डीएनए का। ये हमारी पेरेंट की स्टैंड है, थोड़ी अजीब बन गई। दिस इज अवर पेरेंट का स्टैंड, ठीक है। अब इसे क्या करना है, मुझे बीच से खोलना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसे बीच से खोलूंगा तभी मैं इसके बीच में एक दूसरी स्टैंड डाल सकता हूं ना, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही प्यारा सा एंजाइम आता है जो इसको खोलने की कोशिश करता है, ठीक है। उसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। उसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन, सही है। इसका शेप कैसा रहता है? कुछ ऐसा हुक टाइप का, ऐसे इमेजिन करो, हुक टाइप का इसका शेप है और ये यहां से इसको खींचेगा। सिमिलरली यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। ये भी इसको खींचने का ऐसा शुरुआत कर रहा है। अब ये जो डीएनए ए प्रोटीन है बच्चों, ये कहीं से भी डीएनए को नहीं खींच सकते। एक्चुअली में देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों को बताया कि इस डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, अपने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, सही है। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? एक ए या तो टी के साथ बॉन्ड बना सकता है या फिर जी सी के साथ बॉन्ड बना सकता है हमेशा, ठीक है। अब देखो ये बात याद है ना, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी डबल बॉन्ड, सही है। और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक आप लोग को पता है। अब आप ही लोग सोचो कि डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना आसान है, ठीक है। कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आके बताना कि यार डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना आसान है। मैं ही बता देता हूं आप लोग को, आसान है डबल बॉन्ड तोड़ना, कॉमन सेंस है ना। तो ये जो डीएनए ए प्रोटीन है बच्चों, ये ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे डबल बॉन्ड वाले मतलब ए और टी ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट हो जहां पे ज्यादातर क्या प्रेजेंट होगा, ए और टी। तो मान लो ऐसी सीक्वेंस है कोई ए टी टी ए टी, ऐसी कोई सीक्वेंस है, तो इसके सामने क्या प्रेजेंट होगा? ए के सामने क्या प्रेजेंट होगा? टी। टी के सामने क्या प्रेजेंट होगा? ए टी ए। सिंपल सी बात है। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा होगा, इन दोनों के बीच में क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड लगा होगा। सिंपल है। अब जैसे ही इसको ये सीक्वेंस मिलेगी, ये जगह मिलेगी, वैसे ही आपका ए प्रोटीन आएगा और इस डीएनए की स्टैंड को ऐसे बीच से खोल देगा, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब हाँ चलो इसको थोड़ा सा मिटा दे, ठीक है। ये समझ में आया ना? ये जैसे ही आपको इस डीएनए ए प्रोटीन को कुछ ऐसी जगह मिली जहां पे क्या प्रेजेंट है? सिर्फ एटी प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। वैसे ही ये डीएनए की चेन को कुछ ऐसे खोल देगा। मतलब ये जो है ये ऐसे यहां से नीचे आके लगेगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये ऐसे जाके लगेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? इसे डीएनए की चेन को ओपन कर देगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग बना लेते हैं, आ जाओ बना लेते। कैसा दिखेगा ये? ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे ही डीएनए की चेन ओपन हुई है बच्चों, ये कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये दोनों चेन क्या हो गई है? ओपन हो गई है। और साथ ही साथ इसको यहां पे हमारा कौन जोड़ा हुआ है? डीएनए ए प्रोटीन। और यहां पे भी हमारा डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लिया उसने? खींच लिया, ठीक है, अलग अलग कर लिया है। और यहां पे हमारी वही
ए टी टी ए टी वाली सीक्वेंस प्रेजेंट है और इसकी दूसरी वाली सीक्वेंस कहां पे आ गई, इस साइड आ गई, मतलब टी ए टी, सही है, और ए, ऐसा कुछ सीक्वेंस दोनों अलग अलग हो गया। यहां तक समझ में आएगा। अब ये जो बबल जैसा दिख रहा है आप लोगों को ना, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को बच्चों कहा जाता है रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेप्लिकेशन बबल। दिख रहा है ये जो बबल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इतने यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेप्लिकेशन बबल, और इसके अंदर आगे चल के रेप्लिकेशन होने वाली है, ठीक है। अब देखो एक और चीज जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है वो भी थोड़ा सुन लो, क्योंकि सीखने आए हो तो यार पूरा सीख लो, ठीक है। होता क्या है देखो, अब इसको आपने अलग किया, ठीक है, इसको इससे अलग किया, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से वापस जुड़ना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना भैया, क्योंकि इसका अपोजिट यहां प्रेजेंट है, तो ये चाहेगा यार मैं वापस आके इसके साथ जुड़ जाता हूं, ठीक है, इसके साथ वापस आके जुड़ जाता हूं, क्योंकि मेरे को तो यार जुड़ना है इसके साथ, ठीक है, इसको तो स्टेबल होना है ना, ये ना हो इसके लिए यहां पे एक दूसरे सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन आके लग जाएंगे यहां पे, ठीक है, एक सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन यहां पे भी लग जाएंगे और यहां पे भी लग जाएंगे। ये हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों SSB, यानी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन जो कहां पे लग जाते हैं, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड है जो कहां पे लग जाएंगे, इस रेप्लिकेशन फोर्क में जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है वहां पे आके लग जाएंगे, ताकि ये दोनों वापस एक साथ ना आ जाए, ठीक है, ये दोनों वापस एक साथ ना आ जाए। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो, अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो आपके बुक ने क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है, मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूं। यहां से अलग रेप्लिकेशन शुरू होगी, यहां से अलग रेप्लिकेशन, मतलब ये एक रेप्लिकेशन शुरू होगी और सिमिलरली यहां से एक रेप्लिकेशन शुरू होगी, ठीक है। तो सेम यहां से रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में मूव होगी, यहां से रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में मूव होगी, सही है। तो आपके बुक ने क्या दिया पता है, आपकी बुक ने सिर्फ आधा दिखाया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक ने सिर्फ आधा दिखाया हुआ है, मतलब इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, एक बार क्लिक कर लो फटाक से, क्लिक कर लिया, चलो वेरी गुड। तो आपकी बुक ने क्या किया है, सिर्फ इतना दिखाया है, आधा वाला साइड दिखाया, क्योंकि दूसरे साइड भी सेम चीज चलने वाली है, तो दूसरा साइड दिखा के मतलब नहीं है, दूसरे साइड भी सेम चीज चलने वाली है, वहां पे कुछ दिखा के मतलब नहीं है। तो आपकी बुक ने सिर्फ इतना दिखाया, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा मिटा देते। तो आपकी बुक ने सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर दिखाया कि इसके अंदर आगे चल के जो रेप्लिकेशन है वो यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे चलेगी, या इसकी रेप्लिकेशन भी ऐसे स्टार्ट होगी और ऐसे चलेगी, ठीक है। पूरा बबल था, ये जो आधा वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इस आधे वाले स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये जो आधा वाला स्ट्रक्चर है, ये जो आधा इतना स्ट्रक्चर है ना, इतना आधा इतना, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। अगला जो बचा हुआ आधा है उसके अंदर भी सेम प्रोसेस चलेगी, तो हम लोग बस इसको पढ़ लेंगे, दूसरे वाले की प्रोसेस भी तो सेम है, उसको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, वही सेम चीज वहां पे भी रिपीट होने वाली, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में। इस आधे को रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाएगा, पूरे बबल को रेप्लिकेशन बबल कहा जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से बनाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, और फिर समझते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होने वाली है। तो मान लो मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, यहां तक ये जो डीएनए है ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, यहां तक जुड़ा हुआ है, यहां का ओपन नहीं है, ठीक है, और यहां से ये रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट है, कुछ ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, आधा चीज दिखा दिया हम लोग ने। अब होगा क्या, देखो अब होगा क्या, यहां से अब डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए एक एंजाइम आएगा, ठीक है। अब डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आने वाला है, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, सही है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, इसीलिए इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं बच्चों डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो ध्यान से देखो, पॉली मतलब क्या हो गया, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के ही तो डीएनए बनता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ना, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, यानी पॉलीमराइजेशन करने के लिए, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लोगे, उसको जोड़ते जाओगे और एक लंबी सी चेन बनाते जाओगे, सही है। और यहां पे चेन किसकी बन रही है, डीएनए की। दैट्स व्हाई
इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसका आधा ही नाम है, पूरा नाम अभी तक हुआ नहीं है। पूरा नाम क्या है? ये क्या फॉर्म कर रहा है? डीएनए फॉर्म कर रहा है, लेकिन किसको देख देख के फॉर्म कर रहा है? ठीक है, किसको देख देख के बना रहा है? ये दिख रहा है, इसको देख देख के बना रहा है। ये जो ऊपर वाली स्टैंड है इसी को देख देख के बना रहा है। अपना टेम्पलेट क्या है? ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब क्या? जिसको देख देख के बनाया जाएगा। यहां पे ये भी टेम्पलेट है, इसको भी देख देख के हमको क्या बनाना है? इसके ऊपर डीएनए बनाना है, डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड बनानी है। सही है? इसका मतलब क्या? देखो समझ के चलो हर एक चीज। मान लो यहां पे ए है, टी है, जी है, सी है, टी है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ यहां पे इस जी के सामने सी लगाएगा, इस सी के सामने जी लगाएगा, टी के सामने क्या लगाएगा? ए लगाएगा, यहां पे टी लगाएगा, और ऐसे आगे चल के पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। सही है? दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये आधा ही नाम है। क्यों? क्योंकि किसको देख देख के बना रही है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों? ये डिपेंडेंट है डीएनए के ऊपर ही। तो इसका पूरा नाम हो जाता है बच्चों डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सही है? इसका पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम है, ये बहुत ही तेज काम करता है। ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। ये डीएनए पॉलीमरेज पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सही है? ये भी पूरा नाम लिखना है। ठीक है, अब देखो, इट इज अ हाईली एफिशिएंट। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये काम बहुत ज्यादा तेज करेगा, बहुत ज्यादा तेज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया आपकी बुक में। अगर मैं ई कोलाई की बात करूं, ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है। अगर ई कोलाई की बात करूं तो ई कोलाई के अंदर ऑलमोस्ट, ठीक है, ई कोलाई के अंदर कितने 4 × 6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते। ठीक है, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते। और इतने बेस पेयर्स को ये सिर्फ 18 मिनट में जोड़ देता है। ठीक है, कितने? सिर्फ 18 मिनट में इतने सारे बेस पेयर्स को। देख लो 10⁻⁶, मतलब देख लो 10 के आगे 6 0 लगाओ, उतने बेस पेयर्स को ये सिर्फ 18 मिनट में क्या कर देता है? फॉर्म कर देता है। ठीक है, बेस पेयर समझते हो ना? मतलब दो बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे पेयर बनाए हुए। ठीक है, समझ रहे हो? ये बेस पेयर से तो इतने सारे बेस पेयर्स को ये सिर्फ 18 मिनट में जोड़ देता है। मतलब इसकी स्पीड कितनी हुई? अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में ये 2000 बेस पेयर्स को जोड़ रहा है। समझ रहे हो? एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को ये जोड़ते जा रहा है। समझ में आ रही बात? इतना एफिशिएंट एंजाइम है। अब जो इंसान बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है, उसके नखरे भी होते हैं बहुत सारे। सही है? तो इस एंजाइम के भी बड़े सारे नखरे हैं। देखो देखो क्या नखरे हैं देखो क्या नखरे हैं। डीएनए पॉलीमरेज के नखरे की बात हम लोग करने वाले। ठीक है, क्या क्या नखरे? ये क्या बोलता है? सबसे पहले ये क्या बोलता है कि मैं हमेशा सिंगल स्टैंड के ऊपर ही काम करूंगा। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम करूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट ऑलवेज वर्क। ठीक है, ये हमेशा कहां काम करेगा? इट ऑलवेज वर्क ऑन सिंगल स्टैंड। हम लोग बोले बहुत अच्छी बात है, हम लोग ने ऑलरेडी सिंगल स्टैंड करके रखा है। सही है, हम लोग ने ए प्रोटीन से, डीएनए ए प्रोटीन से इसको तोड़ दिया था ना, तो ऑलरेडी ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड ही है। तो हम लोग बोले यार बड़ी अच्छी बात है, तू सिंगल स्टैंडर्ड से बना। उसके बाद ये क्या बोला? इट ऑलवेज, ध्यान से सुनो, इट ऑलवेज मूव्स इन 5' एंड टू 3' एंड। ठीक है, मतलब भाई हमेशा किस डायरेक्शन में काम करेगा? हमेशा 5' एंड से 3' एंड के रूप में काम करेगा। हम लोग को पता है ना कि डीएनए में 2 एंड होते हैं, ये 3' एंड, ये 5' एंड। सही है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ये 3' एंड और ये 5' एंड। सही है, तो ये हमेशा कहां से कहां बनाएगा? अगर इसको डीएनए फॉर्मेशन बोला गया तो ये हमेशा बच्चों 5' एंड से 3' एंड बनाएगा। ठीक है, 5' एंड से 3' एंड बनाएगा। मतलब अगर मान लो इस स्टैंड पे, ठीक है, ये जो ऊपर वाला स्टैंड दिख रहा है ना, अगर मुझे इस स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज चलना है तो देखो ये जो स्टैंड है, यहां पे 3' है, यहां पे 5' है, तो इसकी अपोजिट स्टैंड कौन सी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, हमेशा 5' यहां पे होगा, दूसरे स्टैंड का 3' यहां पे होगा, तो ये हमेशा इसके साथ यहां पे स्टैंड बनाएगा। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे ये हमेशा 5' से 3' की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हमेशा 5' से 3' की तरफ मूव करेगा। इतनी बात सही है। ठीक है, यहां सही है। तीसरा क्या है? इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बच्चों, इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ये क्या है? ठीक है, अब ये क्या है? देखो
एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो ये डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए की एक स्टैंड है और यहां पे लगा हुआ है ATGCA, मान लो यहां पे ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये है आपका 5' एंड, ये है आपका 3' एंड। तो इसके सामने वाला कहां आ जाएगा, ये 5' एंड आ जाएगा, ये 3' एंड हो जाएगा। तो ये हमेशा यहां से स्टार्ट करेगा और इस यहां तक मूव करेगा, सही है। तो मान लो ये यहां से बना रहा है, ठीक है, यहां से स्टैंड बना रहा है। मान लो ए के सामने इसने टी लगा दिया, ठीक है, टी के सामने इसने ए लगा दिया। अगर इसने गलती से, ठीक है, मान लो इसने गलती से जी के सामने ए लगा दिया, ठीक है, मान लो इसने गलती से जी के सामने ए लगा दिया। अब ए जी के सामने ए तो लगना नहीं चाहिए, बट इसने गलती से लग दिया ना, तो इसके पीछे एक आंख होती है, ये हमेशा पीछे देखता रहता है कि यार इसने कोई गलती तो नहीं की, ठीक है, इसने कोई गलती तो नहीं की। जैसे ही इसको अपनी गलती दिखाई देगी, ठीक है, जैसे ही इसको अपनी गलती दिखाई देगी, ये फटाक से पीछे जाएगा, फटाक से इसको काटेगा और यहां पे क्या लगा देगा, सी लगा देगा। समझ में आ रही बात। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सोन्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को काटना। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले को न्यूक्लियस बोलते हैं, सही है। और ये कहां से काट रहा है, कहीं से भी काट रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कैसी है, हमेशा 3' to 5', सही है, हमेशा देखो उल्टी है, क्योंकि जब भी ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन ये रीड कहां कर रहा है, ये पीछे पीछे रीड कर रहा है ना। मतलब अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, तो मैं ऐसे पीछे देखते जा रहा हूं, तो मतलब मैं रीड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन कर रहा हूं, लेकिन मैं चल किस डायरेक्शन में रहा हूं, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सही है, कि अगर आप मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पीछे की चीजें रीड करनी है, तो आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन रीड करोगे ना। पहले आप इधर की चीजें रीड करोगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे रीड करोगे, सही है। तो ये रीड किस डायरेक्शन में करता है बच्चों, 3' to 5' के इसमें डायरेक्शन में, लेकिन हमेशा ये वर्क कौन से डायरेक्शन में करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये 3 पॉइंट इसके क्लियर होंगे। ये इसके नखरे हैं। ऑल्सो एक और नखरा है, यहां सुनो, इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे। ये क्या बोला था कि जब मैं हमेशा काम किस पे करूंगा, सिंगल स्टैंडर्ड पे, ठीक है। हम लोग बोला ठीक है भाई, सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग ने सिंगल स्टैंड बना के दिया है। लेकिन इसने बोला कि जहां से मैं काम शुरू करूंगा, ठीक है, जिस भी जगह से मैं काम शुरू करूंगा, वो जगह डबल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। तो एट स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है बनाने का, मस्ट बी डबल बॉन्डेड, मतलब डबल स्टैंड। वहां पे हमेशा डबल स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, वहां पे सिंगल स्टैंड होना नहीं चाहिए। तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अब हम लोग ने बोला कोई बात नहीं, यहां पे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमेज, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम आके एक प्राइमर ग्रुप लगा देगा, आरएनए का टुकड़ा लगा देगा, वो हम लोग सीखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसको एक बार क्लिक कर लो फटाक से, कर लिया, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। अब देखो, मान लो ये मेरी टेम्पलेट है, ठीक है, ये मेरा फोर्क है। अब मान लो ये है मेरा 5' एंड और ये है मेरा 3' एंड, ठीक है। सिमिलरली अब ये 3' है, तो ये क्या हो जाएगा, 5' और ये क्या हो जाएगा, 3'। सही है, हमेशा ये होता है ना, ठीक है। ऑल्सो इसमें जो 3' और 5' एंड होता है ना बच्चों, ये हमेशा कंपेरेटिव होता है। कंपेरेटिव मतलब आप कंपेयर करोगे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो ये एक स्टैंड है, ठीक है, हमें इस पर थोड़ा ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो, समझ में आएगी चीजें। मान लो ये है आपका 5' एंड, ठीक है, और ये है आपका 3' एंड, और मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैं आपसे पूछूं, यहां पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ, ए पॉइंट और बी पॉइंट में से कौन सा 5' है और कौन सा 3' है। तो आप लोग फटाक से बोलोगे सर जो ए है वो 5' है और जो बी है वो 3' है। सिंपल है। फिर यहीं पे मैं एक और पॉइंट बना देता हूं, चलो यहां पे एक पॉइंट बना देता हूं, पॉइंट सी। अब मैं बोलूंगा अब बताओ पॉइंट ए और पॉइंट सी में कौन सा 3' है और कौन सा 5' है। सही है, तो अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे नहीं, ये 3' नहीं है, 5' नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका 3' और सी क्या हो जाएगा आपका 5'। समझ में आ रही बात। मतलब जो भी जिसके करीब प्रेजेंट है, जो भी जिसके पास प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम 3' और 5' एंड बनाएंगे। सिमिलरली अगर यहां पे एक पॉइंट आ गया डी पॉइंट, सही है, तो बी और डी में अगर हम लोग बात करेंगे तो बी और डी में 3 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5' और ये हो जाएगा 3'। समझ में आ रही बात। तो ये हमेशा कंपेरेटिव होता है बच्चों, ठीक है। हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो एंड जिसके पास है वो उस तरीके का स्टैंड हो जाता है। यहां तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगर आपको ये समझा होगा ना, तो आप लोग को आगे की चीज बहुत ही स्मूथली समझने वाली है। क्लियर है, ठीक है, आ जाओ देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया कि ये आपका 5' एंड है,
ठीक है, ये आपका 3 डैश एंड है। सिमिलरली ये आपका 3 डैश एंड है और ये आपका 5 डैश एंड है। इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ, ओके, और पीछे, हाँ चलो बेटर है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, चलो ये मिटा देता हूं मैं। अब यहां पे आ गया हमारा प्यारा सा एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब वो आगे चल के पॉलीमरेज करने वाला है, यानी डीएनए का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन करने वाला है, सिंपल सी बात है। अब ये है 5 डैश टू 3 डैश ऊपर वाला, नीचे वाला है 3 डैश टू 5 डैश, सही है। और ये वर्क हमेशा कैसे करेगा, ये भैया वर्क हमेशा 5 डैश टू 3 डैश करता है, मतलब इसके सामने जो चेन होगी ये हमेशा 5 डैश बनेगी, सही है, और यहां जो चेन होगी वो हमेशा 3 डैश बनेगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में यहां पे वर्क करेगा, सिंपल है, सही है। तो बोलता है लाओ भाई चलो काम शुरू करते हैं हम लोग अपना, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि यार मैं जब काम स्टार्ट करने वाला था, ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूंगा काम तो मुझे डबल स्टैंड चाहिए, सही है, मैं पूरे स्टैंड में तो सिंगल चाहिए, लेकिन जब मैं काम स्टार्ट करूंगा तब मुझे डबल स्टैंड चाहिए। अब यहां पे दिक्कत हो गई, तो इसने क्या, यहां पे हम लोग ने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ, मान लो यहां पे मैं कुछ बना रहा हूं, जैसे ए टी जी सी टी जी ए टी सी जी ए, मान लो, ठीक है, ये एक स्टैंड है यहां पे, सही है। अब इसने क्या बोला कि यार मुझे इसके सामने ना एक छोटा सा डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर चाहिए, डबल स्टैंड चाहिए, तभी मैं काम करना शुरू करूंगा। तो हमने बोला कोई दिक्कत बात नहीं है, एक बहुत ही प्यारा सा एंजाइम है, बहुत ही प्यारा सा एंजाइम है, ठीक है, ये हमेशा हंसता रहता है, एक बहुत ही प्यारा सा एंजाइम है जिसका नाम है बच्चों प्राइमेज, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्राइमेज। अब ये जो प्राइमेज है बच्चों, ये एक छोटी सी, यहां पे एक छोटी सी आरएनए की स्टैंड लगा देता है, इसकी स्टैंड लगा देता है, आरएनए की स्टैंड, दिस इज आरएनए स्टैंड। इस स्टैंड को हम लोग कहते हैं प्राइमर, ठीक है, इस स्टैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमर। इट इज अ स्मॉल स्टैंड ऑफ आरएनए, ठीक है, ये हमेशा किसकी स्टैंड लगा रहा है, आरएनए की स्टैंड लगा रहा है। इसका मतलब, अब ये आरएनए की स्टैंड लगा रहा है, इसका मतलब ए के सामने यू आएगा, सही है, टी नहीं आता ना आरएनए में, ए के सामने यू आएगा, फिर जी के सामने क्या आएगा, सी आएगा, यहां पे जी और यहां पे यू आ जाएगा, सही है, मतलब ये आरएनए की स्टैंड है बच्चों। तो यहां पे हम लोग को पता है कि थायामिन रिप्लेस हो जाता है किससे, यूरासिल में, इन आरएनए, सही है। तो यहां पे चलो लग गया, यहां पे प्राइमर लग गया। अब ये जो एंजाइम है ये अपना काम कर सकता है, कौन सा, ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, अब ये अपना काम यहां से शुरू कर देगा, सही है। तो इस स्टैंड पे ये आगे चल के बनाना शुरू कर देगा, सही है, मतलब ये ए के सामने टी लगा देगा, ठीक है, फिर टी के सामने सी लगा देगा, फिर यहां पे ए लगा देगा, जी लगा देगा, सही है, सी लगा देगा, ए लगा देगा और टी लगा देगा, क्योंकि ये डीएनए की स्टैंड बना रहे हैं। ये छोटी सी आरएनए की स्टैंड है, सिर्फ ये इतनी आरएनए स्टैंड है, ये क्या है आपकी डीएनए की स्टैंड है, सही है। तो ये यहां से आगे चल के स्टैंड की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है, स्टैंड की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपका डबल स्टैंड है। सिमिलरली हमेशा देखो ये किस एंड से काम कर रहा है, ये आपका 5 डैश एंड हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे सामने 3 डैश एंड है, और ये वाला क्या हो गया आपका 3 डैश एंड, सही है, ये आपका क्या हो गया 3 डैश एंड। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इस पे आते, इस वाले स्टैंड पे आओ, यहां पे क्या है, यहां क्या सीन है। अब देखो यहां पे ये है 5 डैश, ये है 3 डैश और ये है 5 डैश, सही है। इसका मतलब इसके अपोजिट वाला जो स्टैंड बनेगा वो यहां से 3 डैश होगा, सही है, और वो यहां पे 5 डैश होगा, सही है ना, 5 डैश यहां पे है और 3 डैश यहां पे है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अपोजिट वाले की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा, अपोजिट वाले की बात कर रहा हूं। तो इसके जो अपोजिट बनेगा, 5 डैश अगर यहां पे है तो इसके अपोजिट 3 डैश यहां पे बनेगा, सही है, और इस 3 डैश का 5 डैश कहां पे होगा, यहां पे होगा। कंपेरेटिव है ना बच्चों, ठीक है, कंपेरेटिव है ना, तो यहां पे इसका 5 डैश बनेगा। अब ये काम हमेशा कहां करेगा, 5 डैश से 3 डैश की तरफ करेगा। तो इसका जो प्राइमर है वो कहां पे लगता है, इसका प्राइमर हमेशा यहां पे आके लग जाएगा, इसका प्राइमर यहां पे आके लग जाएगा, ठीक है, और ये कैसे काम करना स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा, सही है, मतलब यहां से 5 डैश और ये आपका 3 डैश, समझ में आ रही बात, ठीक है, 5 डैश टू 3 डैश अपना पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब क्या होगा,
अब इतनी तो स्टैंड फॉर्म हो गई, इतना तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब हमें इस डीएनए की स्टैंड को और खोलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इस डीएनए की स्टैंड को और खोलना पड़ेगा ताकि आगे का जितना भी डीएनए है वो फॉर्म हो सके, ठीक है, आगे का जो डीएनए है वो अच्छे से फॉर्म हो सके। क्लियर है? तो इस स्टैंड को हमें और खोलना पड़ेगा। अब इसको खोलने के लिए यहां पे एक एंजाइम रखा रहता है, ऐसा चाकू जैसा, इमेजिन करो एक चाकू रखी है यहां पे, ठीक है, एक चाकू रखी है जो क्या कर रहा है, इसको और खोलते जा रहा है, खोलते, जैसे जिप होती है, जिप आप हमारे बैग की जिप होती है ना, तो जैसे जैसे इसको पीछे पीछे करो वो और ओपन होती जाती है, और ओपन होती जाती है, और जब वो बंद रहती है तो देखो दोनों से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, हमको इसको और खोलना है ताकि ये स्टैंड आगे और कंटिन्यू हो और डबल स्टैंड का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगे। सही है? यहां तो समझ में आ गया। तो इसके लिए एक एंजाइम रखा गया है, ठीक है, एक एंजाइम है, इस एंजाइम को बच्चों हम लोग कहते हैं हेलिकेज, ठीक है, हेलिकेज, ठीक है, एक एंजाइम है हेलिकेज जो क्या करता है, इस डीएनए की स्टैंड को और ओपन कर देगा। ठीक है, तो चला बना दे, थोड़ा सा मिटा देते इसको इतना, और इसको थोड़ा और ओपन कर देते, आ जाओ, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा नहीं ऐसा बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ओपन कर देंगे ना, इसको थोड़ा मिटा देते, तो थोड़ा मिटा देते, इसको मिटाते फिर से बनाते, ठीक है, ऐसा बन गया मान लो, ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन हो गया, और ऊपर वाले को भी मिटा के अच्छे से बनाते, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। और अब यहां तक आपका स्टैंड है, ठीक है, और यहां से इतना डीएनए आपका क्या हो चुका है, वापस खुल चुका है, ठीक है, वापस खुल चुका है। अब यहां पे और भी बहुत सारे स्टैंड होंगे अलग अलग तरीके के, यहां पे भी क्या होंगे आपके अपना नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। सही है? अब देखो इस वाले स्टैंड का तो कोई सीन नहीं है, ये वाला स्टैंड अपने आप आगे 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 बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 5' एंड था, ये आपका 3' एंड था। सही है? तो ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला ऊपर वाला जो स्टैंड है बच्चों, ये तो अपना बढ़ने लगेगा, ठीक है, ये तो अपना ऐसे डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा यहां तक, मतलब इसका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। सही है? लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले स्टैंड की, अब देखो इस वाले स्टैंड में क्या होता था, यहां पे 5' एंड है, यहां पे 3' एंड है, तो इसका फॉर्मेशन इस स्टैंड में होता था। सही है? तो अब यहां पे एक और प्राइमर लगाना पड़ेगा। सही है? यहां पे हम लोग को एक और प्राइमर लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा मिटाते, इसका अभी क्या हुआ था, यहां तक प्राइमर था। सही है? यहां तक एक प्राइमर था, और इस प्राइमर का आगे यहां पे क्या बन गया था, अपना डीएनए बन गया था, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज। अब इसके आगे की स्टैंड और ओपन हुई है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन जो है ये है 5' to 3', ठीक है, ये वाली डायरेक्शन क्या है, 5' to 3'। समझ में आ रही बात? तो अब यहां पे क्या होगा, सिंपल वही चीज वापस होगी, यहां पे एक और आपका क्या लगेगा, आरएनए का स्टैंड लगेगा। ठीक है, आरएनए का स्टैंड लगेगा, दैट इज प्राइमर लगेगा। क्या लगेगा? प्राइमर लगेगा, और इसके आगे यहां पे वापस से डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का स्टैंड बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे आप देख रहे रहोगे कि एक स्टैंड कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू बढ़ रही है, और एक जो स्टैंड है बच्चों वो डिसकंटिन्यू है। सही है? वो डिसकंटिन्यू मतलब देखो टूट टूट के बन रही है ना, थोड़ी सी यहां बनी, फिर थोड़ी सी यहां बनी। सही है? इसको अच्छे से बनाते, कुछ ऐसी दिखेगी स्टैंड, कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसी दिखेगी स्टैंड, मतलब एक जगह पे यहां पे कंटिन्यू आरएनए का लगा था, और यहां से ये बनते हुए आ गई। ठीक है, यहां से इसका डीएनए ऐसे बनते हुए आ गया। सही बात है। लेकिन अगर आप इस स्टैंड की बात करोगे, ठीक है, अगर आप इस स्टैंड की बात करोगे तो इसमें क्या हुआ, एक प्राइमर यहां लगा, फिर यहां से इतने बनी, ठीक है, फिर एक प्राइमर यहां लगा, फिर यहां से ये ऐसे बनी। मतलब जितना स्टैंड खुलते जाएगी, ठीक है, जितना आपका डीएनए ओपन होते जाएगा, उतना यहाँ पे नया स्टैंड बनते जाएगा। सही बात है? और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बच्चों, ये डिसकंटिन्यूड है ना, मतलब आपको वापस प्राइमर लगाना पड़ रहा है, और वापस क्या फॉर्म करना पड़ रहा है, आपको डीएनए फॉर्म करना पड़ रहा है। सही है? बिकॉज ये आपका 5' से 3' था, तो ये मस्त चल रहा था, क्योंकि 5' से 3' में मूव होता है। अब पहले इतना ही खोला था, तो यहां से यहां बना, फिर इतना और खोला तो यहां से यहां बना, फिर इतना और खोला यहां से यहां बना। समझ में आ रही बात? तो ये जो स्टैंड है बच्चों, ये कंटिन्यूअस है। इस स्टैंड को हम लोग कहते हैं बच्चों कंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों लीडिंग स्टैंड। ठीक है, लीडिंग स्टैंड।
सही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, लीड कर रही है, आराम से बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो ये कंटिन्यूअस है क्या? नहीं, ये फ्रेगमेंट्स में टूटी टूटी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटी हुई है ना। तो इन स्टैंड को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, इस स्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं, या फिर इसे हम लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, लैगिंग स्टैंड। दिख रहा है लैग हो रहा है, होता है ना हम लोग का फोन लैग होता है, अटक अटक के चलता है, रुक रुक के चलता है, वैसे ये स्टैंड भी देखो रुक रुक के चल रही है, थोड़ी सी चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, देख रहे हो? ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने ना, ये वाला फ्रेगमेंट, फिर ये वाला एक फ्रेगमेंट, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन गया ना ये पार्ट। इस फ्रेगमेंट्स का बच्चों एक नाम है, वो नाम आप लोग को याद रखना है। इस फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, कोई जापान के साइंटिस्ट होंगे, ठीक है, जिन्होंने ये नाम दिया होगा। सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये नाम याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना चीज समझ गया, इतना चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपके डीएनए के 2 स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे करते करते आपके डीएनए आगे चल के 2 स्टैंड में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक स्टैंड पूरी ऐसी कंप्लीट है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक स्टैंड आपकी ऐसी पूरी कंप्लीट है, ये नीचे वाले भी डीएनए की स्टैंड ऐसी पूरी कंप्लीट है। सही है, दूसरी जो स्टैंड है यहां पे, ये आपकी पुरानी वाली स्टैंड थी, मतलब ये आपकी क्या थी? पेरेंट, ये आपकी पेरेंट डीएनए थी, ये भी आपका क्या था? पेरेंट डीएनए। ठीक है, और इसके सामने सामने, ठीक है, इसके सामने सामने यहां पे दूसरी स्टैंड बनी। सही है, तो मान लो ये आपका 3-2, नहीं उल्टा हो गया ना, मान लो ये आपका 5-2 3 होता, तो सामने वाली क्या होती? 5-2 3, मतलब यहां पे एक लीडिंग स्टैंड बनी है, एंड दिस स्टैंड इज 5-2 3, और ये अभी अभी नई बनी है। सही है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ बहुत ही गलत बात हुई है। ये है 3-2 5, तो इसके सामने वाला क्या बना? 5-2 3, मतलब इस ऐसे बना है। ठीक है, ऐसे फॉर्म हुआ है, और ये क्या है? लैग हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? लैग हो रहा है, ऐसे फॉर्म हुआ, सॉरी ऐसे फॉर्म हुआ है, तो ये लैग हो रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्रेगमेंट बना, फिर थोड़ा सा फ्रेगमेंट, फिर थोड़ा सा फ्रेगमेंट, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा फ्रेगमेंट टूट टूट के बना है। सही है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे इसके बीच में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे प्राइमर लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे प्राइमर हैं, और इसमें सिर्फ एक ही प्राइमर है, और ये प्राइमर क्या है बच्चों? आरएनए। ठीक है, इट इज द आरएनए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इन फ्रेगमेंट्स को, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, दिस फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, समझ में आ गया बात? ठीक है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और इस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड या फिर कंटिन्यूअस स्टैंड, इसको डिसकंटिन्यूअस स्टैंड या फिर लैगिंग स्टैंड। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब छोटी सी चीज और समझ लो, देखो अब यहां पे आरएनए है, इस आरएनए को रिमूव करना है। आरएनए तो नहीं चाहिए डीएनए में भैया। ठीक है, इस आरएनए को रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए बच्चों एक और एंजाइम आता है, बहुत ही भला एंजाइम है। ठीक है, अभी देखो आपने यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया था, ठीक है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज हम लोग ने यूज किया था, इट इज द डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ऐसे बड़े सारे टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया था, जिसने क्या किया? पूरा डीएनए का फॉर्मेशन किया, ये था डीएनए पॉलीमरेज 3। सही है, लेकिन बाद में एक और आपका एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, एक और आएगा जिसका क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। ये भी डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन ये क्या है? 1। इसका काम क्या है? इस आरएनए वाली जगह को, यानी आरएनए वाला जो स्टैंड है उसको रिमूव करना, और उसकी जगह डीएनए डाल देना। ठीक है, डीएनए वाले फ्रेगमेंट डाल देना। मतलब ध्यान से सुनो, क्या करेगा? ये आएगा, इसको रिमूव करेगा, देखो इस यू को रिमूव कर देगा, इस यू को रिमूव कर देगा, और इस यू की जगह क्या डाल देगा वो? इस यू की जगह क्या डाल देगा वो? टी डाल देगा। इस यू की जगह इधर ए डाल देगा। ठीक है, इधर क्या डाल देगा वो? ए डाल देगा। शायद मैंने गलती से यू लिख दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, और इस स्टैंड को हटा देगा वो, इस स्टैंड को हटा देगा, और यहाँ पे डीएनए की एक बड़ी सी स्टैंड बना देगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब यहाँ पे आपका एक कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये हट गए, ये आरएनए हट गए, आरएनए प्राइमर हट गया हर जगह से। ठीक है, यहां से भी प्राइमर हट गया, और यहाँ पे कंप्लीट डीएनए फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच में
ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में यहां पे बॉन्ड फॉर्म करा देगा ताकि ये डिसकंटिन्यूअस ना रहे, कंटिन्यूअस रहे। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोईस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, सॉरी स्पेलिंग क्या है, भूल जाता यार। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगा देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये इन सारे फ्रेगमेंट्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगा देगा और यहां से हमारा 2 डीएनए बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये पैरेंट अलग और दोनों पैरेंट पे एक नया, मतलब ऐसा समझो कि 2 दोस्त थे पहले, ठीक है, ये दोनों दोस्त थे, अब ये दोनों दोस्त अलग हो गए, ये दोस्त भी अलग हो गया, ये दोस्त भी अलग हो गया और दोनों दोस्त को नए दोस्त मिल गए, ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसा आप लोगों को समझ जाएगा। इस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसको प्रूव भी किया था, पता है, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जिसमें प्रूव किया गया था कि हाँ, हमारे बॉडी में जो भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे से ही होता है। ठीक है, इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, किसी और लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। सही है, इसका स्क्रीनशॉट सब ले लेना, एकदम अच्छे से हर एक चीज पढ़ लेना। ठीक है, और तो और नोट तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अगर आपको लोग को लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, बिना लाइक किए कोई जाएगा तो उसको पाप लगेगा। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, हमारा जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन पे कर दो ताकि अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके फोन पे फटाफट मिलती रहे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।